अध्याय 5 स्वीकार करना। आज सिया का पहला दिन था। आज सिया समय सारणी के हिसाब से सुबह 5 बजे उठ गई और ठीक 5:30 बजे तैयार होकर मैदान में आ गई। मैदान में मोहित भैया और सुनील अंकल पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने सिया की जान पहचान उसके बाकी के साथियों से करवाई। वो भी हकलाहट की समस्या से परेशान थे, लेकिन उनमें और सिया में ये फर्क था कि उन्होंने काफी हद तक अपनी समस्या पर काबू पा लिया था, जो सिया का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी था। आज पहला दिन था, इसलिए मोहित भैया ने सिया को सिर्फ उनको देखने के लिए ही कहा था। सिया को यह हिदायत दी गई थी कि जो हकलाहट की समस्या से संबंधित व्यायाम वो लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें देखें और उनको समझने की कोशिश करें। इसलिए वो चुपचाप वहां एक जगह बैठी हुई थी और अपने बाकी के साथियों को व्यायाम करते देख रही थी। वहां पर ज्यादातर लड़के ही थे। लड़कियों की संख्या काफी कम थी, जो कि सिया के लिए आश्चर्य की बात थी। खैर, वहां जो कुछ भी गतिविधियां वो कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां मैदान में इधर उधर देखने लगी। मोहित भैया ने मेरी तरफ देखा और शायद उन्हें समझ आ चुका था कि मेरी दिलचस्पी इन सब में नहीं है। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ सिया, तुम्हारा ध्यान किधर है? कहीं नहीं। फिर तुम इनको देखने के बजाय इधर उधर क्यों देख रही हो? सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है, समय के साथ साथ सब पता चल जाएगा। लेकिन मोहित भैया, मेरे मन में एक सवाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं वो सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो? यहाँ पर लड़के बहुत सारे हैं और लड़कियों की संख्या काफी कम है। इसका क्या कारण है? क्या लड़कियों को हकलाहट की समस्या नहीं होती, या फिर उनके घर वाले उनको यहाँ पर नहीं भेजते? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है और लड़कियों की संख्या काफी कम है। इसका कारण ये है कि हकलाहट की समस्या ज्यादातर लड़कों को ही होती है, लड़कियों को काफी कम होती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इसका क्या कारण है कि हकलाहट की समस्या लड़कों को ज्यादा और लड़कियों को कम होती है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। दरअसल होता क्या है कि जब लड़का छोटा होता है तो उसे छोटे होते ही एक बात सिखाई जाती है कि तुम लड़के हो, और लड़के कभी रोते नहीं। इस वजह से उनके मन की भड़ास मन में ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। उन्हें बार बार ये याद करवाया जाता है कि तुम लड़के हो और लड़के होकर ऐसे हकलाते हो, जिस पर वो लड़के और भी डर जाते हैं, और ये डर उनकी हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ लड़कियां अपने मन की भड़ास को रोककर बाहर निकाल देती हैं। अगर आम शब्दों में कहें तो वो रोककर अपने दिमाग को ताजा कर लेती हैं। इस बात को समझने के लिए तुम अपना उदाहरण दे सकती हो। क्या तुम्हें अपने बचपन की हकलाहट से संबंधित कोई बात याद है? क्या तुम्हें कभी बचपन में रोने से रोका गया है? हाँ मोहित भैया, मुझे बिल्कुल याद है। मुझे मेरी माँ बचपन में रोने नहीं देती थी। जब कोई शख्स मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक उड़ाता था तो मैं झट से रो पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे डांटकर चुप करवा देती थी और मुझे रोने से रोकती थी। एक तरफ उनकी डांट का डर और दूसरी तरफ हकलाहट की समस्या की वजह से बेइज्जती होने का डर मेरी हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा देता था। लगता है तुम मेरी बात को समझाने से पहले ही समझ गई हो। अब जबकि तुम्हें अपनी हकलाहट की समस्या के शुरू होने के कारण का पता लग चुका है, इसलिए इसे काबू पाना अब तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब तुम्हें पता लग चुका है कि तुम्हारी हकलाहट की समस्या कैसे शुरू हुई थी। मोहित भैया, ये सब तो ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब मैंने ठान ही लिया है कि मैंने अपनी हकलाहट की समस्या को जड़ से खत्म करना है,
इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यानी कि मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? सिया, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हकलाहट की समस्या कभी भी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। तुम अपनी समस्या को सिर्फ काबू में रख सकती हो। और अब जबकि तुमने ठान लिया है कि तुम्हें अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है। तुम्हें इसे पूरे समाज के सामने बेझिझक होकर स्वीकार करना होगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मुझसे मुलाकात करने आई थी तो तुम कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हें हकलाहट की समस्या काफी हो रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो समस्या मेरे साथ लगभग ना के बराबर हो रही है। क्या तुम बता सकती हो इसके पीछे क्या कारण है? जी नहीं। हाँ, लेकिन मैंने भी ये बात ध्यान में रखी थी और मैं इसके बारे में आपसे पूछना ही चाहती थी कि जब मैं पहली बार आपसे बात कर रही थी तो मुझे हकलाहट की समस्या काफी हो रही थी, लेकिन अब मुझे ये समस्या काफी कम होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? डर। इसके पीछे का कारण डर है। डर? कैसा डर? तुम्हें अपनी बेइज्जती होने का डर रहता है। तुम्हें अपना आत्मसम्मान खोने का डर रहता है, और ये डर तुम्हारी हकलाहट की समस्या को और भी बढ़ा देता है। जब तुम पहली बार मुझसे मुलाकात करने आई थी तो तुम्हें ये डर था कि अगर मैं इनके सामने बोलते समय हकलाने लग गई तो ये मुझ पर हंसेंगे और मन ही मन मेरी बेइज्जती करेंगे, जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। इस डर की वजह से तुम्हें हकलाहट की समस्या और भी होने लग गई। लेकिन इसके उलट आज जब तुम मेरे साथ बातचीत करती हो तो तुम्हें ये डर बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें मुझ पर यह विश्वास हो चुका है कि मैं तुम्हारे हकलाने पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा। इस वजह से तुम बहुत आराम से और बिना हकलाते हुए मुझसे बात कर लेती हो। मैं ये बात तो आपकी समझ गई कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरा मजाक नहीं बनाएंगे और मैं आपसे बिना हकलाते हुए बातचीत कर लेती हूँ। लेकिन बाकी के लोगों का क्या? समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें किसी का मजाक बनाने का मौका मिले, और जब भी उन्हें कभी मौका मिलता है तो वो मजाक बनाने से नहीं चूकते। ऐसी परिस्थिति में मैं हकलाहट की समस्या पर कैसे काबू पा सकती हूँ? इसके लिए तुम्हें 2 तरह से कार्य करने होंगे। कौन से कार्य? पहला कार्य है कि तुम्हें अपने मन से, अपने दिल से ये डर निकालना होगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, और तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि मुझे हकलाहट की समस्या है। मैं इस बात को एक उदाहरण के तौर पर तुम्हें समझाता हूँ। मान लो तुम एक सभा में जा रही हो और वहां पर तुम्हें किसी विषय पर कोई भाषण देना है, लेकिन जाने से पहले ही तुम्हारा ये डर तुम पर हावी होने लगता है कि अगर मैं कुछ सभा में जाकर बोलते समय हकलाने लग गई तो सब लोग मेरा मजाक बनाने लग जाएंगे। इससे तुम्हारी हकलाहट की समस्या और भी बढ़ जाएगी, फिर तुम वहां भाषण नहीं दे पाओगी। अब इस परिस्थिति में स्वीकार करने वाली तरकीब काम आएगी। कैसे? तुम्हें उस सभा में जाना है और भाषण शुरू होने से पहले उन सबको ये बता देना है कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है, और अगर भाषण देते समय तुम रुक गई या कहीं पर अटक गई तो कृपा करके मेरी बात खत्म होने का इंतजार कर लेना। इससे वहां मौजूद लोगों पर एक मानसिक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें पहले से ही पता होगा कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है, और जब तुम कहीं बोलने पर अटक जाओगी तो वो तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा, जिससे कि तुम वहां पर बहुत आराम से अपना भाषण दे पाओगे। तो क्या ऐसा करने से मुझे हकलाहट की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें हकलाहट की समस्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सब तुम्हारे डर के ऊपर निर्भर करता है। तुम जितने आत्मविश्वास से उनके सामने बात करोगी, तुम्हें हकलाहट की समस्या उतनी ही कम होगी, और इसके उलट तुम जितना डर कर बात करने लगोगी, तुम्हें हकलाहट की समस्या और ज्यादा होने लग जाएगी। तो क्या इस डर का कोई स्थायी हल नहीं है? बिल्कुल है। तुम्हारे इस डर का एक स्थायी हल है। इसके लिए तुम्हें दूसरा कार्य करना होगा। कैसा कार्य? तुम्हें दिन में कम से कम एक बार एक ऐसी जगह पर या एक ऐसे बाजार में जाना होगा जहां पर तुम्हें कोई भी नहीं जानता हो।
वहां पर जाकर वहां के अपरिचित लोगों से और वहां के अपरिचित दुकानदारों के साथ बातचीत करनी होगी। बातचीत करनी होगी, लेकिन अगर मैं बातचीत करने कर समय हकलाने लग गई तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो अपरिचित लोग हैं, वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और अगर तुम हकलाने भी लग गई तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो बना लेने दो, तुम्हें कौन सा उनसे दोबारा कभी मिलना है, या वो कौन सा तुमको जानते हैं। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे एक मानसिक फायदा होगा। मानसिक फायदा? कैसा मानसिक फायदा? इससे तुम्हारे मन से अपरिचित लोगों से बातचीत करने का डर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उनके सामने बातचीत करने पर तुम्हें हकलाहट की समस्या नहीं होगी। और अगर किसी परिस्थिति में मैं उनके सामने बोलते समय हकलाने लग गई, तब मैं क्या करूंगी? अगर किसी परिस्थिति में तुम्हें हकलाहट की समस्या हो भी जाती है तो तुम उस अपरिचित व्यक्ति को ये बता देना कि तुम्हें हकलाहट की समस्या है, इस वजह से तुम ऐसे बात करती हो। फिर तो वो मेरी बात का मजाक बनाने लग जाएगा। मेरी बात का यकीन मानो, उस वक्त वो तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाएगा और वो तुम्हारी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी हकलाहट की समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। ये स्वीकार शब्द की ताकत है। मैं आज भी इस दाव को अपनाता हूं। आज भी से आपका क्या मतलब है? आपकी हकलाहट की समस्या तो खत्म हो चुकी है। सिया, हकलाहट की समस्या कभी भी खत्म नहीं होती। ये सारी उम्र तुम्हारे साथ ही रहेगी। बस तुम्हें इसे किसी ना किसी प्रकार से काबू में रखना होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 20 साल की उम्र तक हकलाहट की समस्या रही है और ये समस्या इतनी ज्यादा थी कि मुझसे बात करना भी मुमकिन नहीं था। लगभग 7 से 8 साल के प्रयास के बाद मैंने अपनी समस्या पर काबू पाया है। लेकिन आज भी ये समस्या कभी ना कभी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब भी मुझे कहीं पर जाकर भाषण देना होता है या कहीं 4 दोस्तों के सामने बातचीत करनी होती है तो मैं उन्हें पहले ही जाकर बता देता हूँ कि मुझे हकलाहट की समस्या है। और अगर मैं बोलते समय रुक गया तो कृपया मेरा इंतजार कर लेना, मैं बात को पूरा जरूर करूंगा। भले ही ये सब बात मैं मजाक में करता हूँ, लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक संदेश जाता है कि अगर इन सबके सामने बोलते समय मैं हकलाने लग गया तो ये मेरी मजाक नहीं बनाएंगे। आपने कहा है कि आपको हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए 7 से 8 साल का समय लगा, तो क्या मुझे भी इतना ही समय लगेगा? लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। मुझे तो मेरी हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए 7 से 8 साल का समय लगा, क्योंकि मेरी हकलाहट की समस्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन तुम्हारी समस्या मेरी समस्या की तुलना में काफी कम है, इसलिए तुम्हें 1 से 2 साल का समय लग सकता है। 1 से 2 साल का समय? लेकिन आपने तो मुझे 2 से 3 महीने का समय ही बताया है, तो क्या मुझे यहाँ पर 1-2 साल रहना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें यहाँ सिर्फ 3 महीने ही रहना होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हकलाहट की समस्या को काबू करने में कम से कम 2 साल का समय जरूर लगेगा। अंकल जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझी। आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीने रहना होगा, लेकिन मेरी हकलाहट की समस्या को हल करने में मुझे 2 साल का समय लगेगा। बेटा, तुम इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में समझाता हूँ। हम तुम्हें इन 3 महीनों के दौरान हकलाहट की समस्या को काबू करने का रास्ता बताएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद को है। और उस रास्ते को सही ढंग से चलने के लिए और हकलाहट की समस्या को सही प्रकार से कम करने के लिए कम से कम 2 साल का समय लग सकता है। क्या ये 2 साल का समय कम नहीं हो सकता? मेरे कहने का मतलब है कि क्या मैं 5 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। तुम हकलाहट की समस्या को काबू करने का अभ्यास जितना ज्यादा करोगी, इतनी जल्दी तुम अपनी समस्या पर काबू पा लोगी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो तुम्हें एक साइकिल को सीखना है और तुम साइकिल सीखने के लिए मेरे पास आती हो। मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि साइकिल को चलाना कैसे है,
और चलाते समय मुड़ना कैसे है, और अगर तुम्हें रुकना हो तो साइकिल को ब्रेक लगाकर रोकना कैसे है। लेकिन सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा। और तुम जितना ज्यादा साइकिल चलाने का अभ्यास करती हो, तुम इतनी ही जल्दी साइकिल चलाना सीख लेती हो। ठीक इसी प्रकार हकलाहट की समस्या को हल करना होगा। तुम जितना इस समस्या को काबू करने में अपना ध्यान दोगी और हमारे बताए गए रास्ते पर चलते हुए इसका अभ्यास करोगी, ठीक उतनी जल्दी तुम अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में कर लोगी। हो सकता है तुम इन 3 महीनों के दौरान ही अपनी हकलाहट की समस्या को काबू कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं इन 3 महीनों के दौरान अपनी हकलाहट की समस्या को पूरी तरह से काबू कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। एक बात और, आपने कहा है कि आपकी हकलाहट की समस्या आज तक जारी है, मतलब कि आपको अभी भी हकलाहट की समस्या होती है। क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? क्या मुझे भी सारी उम्र अपनी इस हकलाहट की समस्या के साथ रहना होगा? हाँ, ये सच है, तुम्हें सारी उम्र अपनी हकलाहट की समस्या के साथ रहना होगा। लेकिन अगर तुम समय समय पर इसे काबू में करती रहोगी और कुछ खास परिस्थितियों से अपना बचाव करती रहोगी, तो तुम्हें ये समस्या ज्यादा परेशान नहीं करेगी। खास परिस्थितियां? कैसी परिस्थितियां? खास परिस्थितियां जैसे कि किसी के सामने बोलते समय डर जाना, ज्यादा तनाव में रहना, किसी से लड़ाई झगड़े के दौरान गुस्से से बात करना, अपनी मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में बात करने की कोशिश करना। ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारी हकलाहट की समस्या फिर से उत्पन्न हो सकती है। सिया, आज के लिए इतना काफी है। अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाते जाते लाइब्रेरी से एक किताब लेते जाना। किताब? लेकिन क्यों? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम्हें उस किताब को जोर जोर से लेकिन धीमी गति से पढ़ना है, और जिस शब्द पर तुम्हें बोलने में रुकावट महसूस हो उस शब्द को एक दूसरे पेज पर लिख लेना। शाम को मुझे वो लिखे हुए शब्द बता देना। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। आज के लिए इतना काफी है। बस एक अंतिम सवाल, उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हकलाहट की समस्या को लेकर समाज का नजरिया ऐसा क्यों है? यानी ये समाज हकलाहट की समस्या को एक मजाकिया विषय के तौर पर क्यों लेता है? क्यों उसकी वजह से हमारा जीवन नर्क के समान हो जाता है? सिया, तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि इसकी वजह से हम जैसे कई लोग आज भी अपनी हकलाहट की समस्या के कारण नर्क जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम लोग यानी ये समाज है। यहाँ तक कि फिल्मी कलाकार भी अपनी फिल्मों में हास्य रस पैदा करने के लिए हकलाहट के विषय का प्रयोग करते हैं। मैं हकलाहट के अध्यापक के तौर पर कार्य करता हूँ, यानी हकलाहट की समस्या से निजात पाने के बारे में अध्यापन करता हूँ। मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनकी हकलाहट की समस्या का सीधा संबंध समाज से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास राघव नाम के लड़के का केस आया। उसने बताया कि उसे हकलाहट की समस्या बचपन से थी और अपनी समस्या के हल के लिए कुछ वर्ष पहले स्पीच थेरेपी करवाई, परंतु स्पीच थेरेपी करवाने के कुछ महीनों तक उसकी समस्या ठीक रही। फिर कुछ ही महीनों बाद उसकी हकलाहट की समस्या की स्थिति पहले जैसी हो गई। यही नहीं, जब मैंने राघव को उसकी हकलाहट की समस्या के हल के लिए अपना इजाद किया तरीका बताया तो भी ऐसा ही हुआ। यानी मेरे बताए तरीके से कुछ समय तो उसकी समस्या ठीक रही, परंतु कुछ ही महीनों बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। राघव ने निराशापूर्वक मुझसे ये सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? हकलाहट की समस्या से निजात पाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीच थेरेपी लेने से कुछ देर तक तो ठीक रहता है, परंतु बाद में उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। अब उसके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, इस समाज के पास है, क्योंकि राघव के अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा लेने के बाद भी ये समाज उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा वो पहले करता था। मसलन राघव के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बर्ताव में राघव के प्रति कोई अंतर नहीं आता। वो राघव को छेड़ने के लिए जिन नामों का प्रयोग करते थे, उसके ठीक होने के बाद यानी उसकी हकलाहट की समस्या को काबू कर लेने के बाद भी राघव को उसी नामों से छेड़कर तंग करते थे।
जिस वजह से वो तनाव में रहने लगा। और जैसा कि हकलाहट की प्रवृत्ति है कि ये चिंता और तनाव की अवस्था में फिर से उभर कर सामने आ जाती है, जिस वजह से राघव की हकलाहट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हकलाहट की समस्या का पैदा होना कुदरत के हाथ में है, परंतु इस समस्या को बढ़ाने और कम करने में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये समाज किसी हकलाने वाले व्यक्ति की मनोदशा समझकर उसकी स्थिति का मजाक ना बनाए, तो उस हकलाने वाले व्यक्ति की हकलाहट की समस्या काफी हद तक उसके काबू में आ सकती है। लेकिन अंकल, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये समस्या आखिरकार पैदा कैसे होती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या पैदा हो जाती है, और क्या ये किसी दिमागी कमजोरी की वजह से होती है? नहीं सिया, ये समस्या दिमागी कमजोरी की वजह से पैदा नहीं होती, क्योंकि अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की तुलना एक हकलाहट की समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति से करें, तो हम हकलाहट के सही कारणों का पता लगा सकते हैं। ये बात प्रमाणित की जा चुकी है कि एक हकलाने वाले व्यक्ति का दिमाग सामान्य व्यक्ति के दिमाग की तुलना में काफी तेज होता है। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक बच्चा जो कि हकलाहट की समस्या से ग्रस्त है, उसकी बाकी सभी गतिविधियां जैसे पढ़ना लिखना, कंप्यूटर चलाना और वीडियो गेम खेलना आदि सामान्य बच्चों की तुलना में बेहतर ढंग से कर लेते हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू देखें तो जानेंगे कि यही तेज दिमाग उसकी हकलाहट का मुख्य कारण बनता है। एक सामान्य व्यक्ति एक समय में एक ही बात को सोचता है और बोलता है। इसके विपरीत हकलाने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक समय में कई बातें चल रही होती हैं, और इससे पहले कि वो हकलाना शुरू कर दे, वो अपनी बात को जल्दबाजी में बोलने लगता है। यही जल्दबाजी हकलाहट का कारण बन जाती है। हकलाहट की समस्या से पीड़ित बच्चे के माता पिता को मैं ये चाहूंगा, अगर आपका बच्चा हकलाहट की समस्या से ग्रस्त है तो उसको समस्या की वजह से डांटे नहीं, प्यार और अपनेपन के भाव से उसे ये विश्वास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। चूंकि हकलाहट की समस्या के कारण वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, और साथ में उसके मित्रों और सहपाठियों द्वारा किए गए मजाक और कटाक्ष भरे शब्दों के हमलों से उसको ये जिंदगी बोझ लगने लगती है। आपकी हकलाने की वजह से दी गई डांट से ये समस्या और बढ़ जाती है, जिस कारण उसके आत्मविश्वास में काफी कमी आ जाती है। आपके प्यार और अपनेपन के भाव के कारण इस समस्या को काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। यही बात मैं इस समस्या से पीड़ित बच्चे के अध्यापक से कहना चाहूंगा कि वो अपने छात्र की समस्या को समझने की कोशिश करें। अगर वो आपके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे उस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है। वो हकलाने की वजह से कुछ भी बोल पाने में असमर्थ होता है। चूंकि हकलाहट की समस्या से ग्रस्त बच्चों का दिमाग और IQ लेवल साधारण बच्चों की तुलना से तेज होता है, लेकिन हकलाहट की समस्या के कारण वो कई बार पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति भी समाज का एक हिस्सा है। उसकी तुलना आप किसी हंसाने वाले कॉमेडियन या जोकर के साथ नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति अपनी बात हकलाहट की वजह से बोल नहीं पाता, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। दोष आपका है, जो कि आप बिना उसको और उसकी बात को समझे बगैर उस पर कसीदे कस रहे हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के नामों से उसको पुकार कर यातनाएं दे रहे हैं।